केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला जी द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जा रहा है, जो 2 तारीख को पेश होगा संसद में। और इस बजट में क्या होना चाहिए, इस क्या जनता मांग कर रही है, इस मांगों को देवरिया जनता क्या कर रही है। हम यहाँ पर देवरिया के बरियापुर क्षेत्र में हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि देवरिया की जनता क्या चाह रही है, क्या होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? भारतेंदु शाही। सर, क्या होना चाहिए बजट में देवरिया के लिए? बजट में हम ये चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री जी से कि देवरिया में कोई औद्योगिक संस्थान लगे जिससे यहाँ के नौजवानों और युवाओं को रोजगार मिले, बाहर पलायन न करना पड़े, और किसानों को कुछ ऐसी व्यवस्था मिले जिससे किसानी को व्यवसायीकरण किया जा सके, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। यही मैं प्रधानमंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री जी से अपील कर रहा हूँ। और भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? प्रेम निवास पांडे नाम है मेरा। भाई प्रेम जी, जो बजट पेश हो रहा है इसमें देवरिया के लिए आप क्या चाह रहे हैं, क्या बजट में सर हो? बस अब बजट से कोई भी आम जनमानस के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार की ही अपेक्षा रखते हैं। साथ ही साथ टैक्स स्लैब में यदि संभव हो तो और भी सुधार किया जाए। जो टैक्स बहुत ज़्यादा टैक्स का बोझ पड़ रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य जनमानस पर, अगर उससे कुछ छूट मिल जाए तो और बेहतर ही होगा। चिकित्सकीय व्यवस्था में बेहतर सुधार हो सके और बाकी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पर जो बोझ लादा जा रहा है वो कुछ कम हो जाए, फीस में कुछ छूट मिल जाए, जिससे जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना लिखना चाहते हो बेहतर पढ़ाई कर सकें। इसी की उम्मीद रखते हैं हम लोग। आपके द्वारा एजुकेशन विषय ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, एजुकेशन। और यहाँ पे कुछ द्वारा एजुकेशन को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर कहा जा रहा है कि बजट में विशेष होना चाहिए। आगे अन्य क्षेत्र में पहुंचकर देवरिया में क्या कर रही है बजट को लेकर, वहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। अपनी जात में कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होना चाहिए बजट में, क्या विशेष हो। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है वीरकेश्वर गौतम एडवोकेट। सर, क्या होना चाहिए केंद्रीय बजट में जो पेश हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को हमारे तरफ से धन्यवाद। और जहां तक केंद्र सरकार द्वारा जो 2 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है, उस पर हमारा ये कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जो किसान हैं, चाहे बेरोजगार जो युवक हैं या जो भी उपेक्षित वर्ग है, उनको अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए कोई भी योजना पास नहीं किया गया है। और न ही बजट में उनके लिए पूर्ण रूप से बढ़िया से बढ़िया उनके लिए कोई बजट पास होता है जिससे उन लोगों के लिए कल्याण की बात हो सके। किस तरह का बजट आखिर पास होता है गरीबों के लिए? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल लॉलीपॉप देती है, और हमारे देश में मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की समस्या, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बेरोजगारी पर तो कुछ बोलते ही नहीं है। और उसके लिए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बेरोजगार के मामले पर न तो कोई बजट पास करती है और यह सोचती ही नहीं है कि कैसे बेरोजगारों की नौकरी लेगी। बड़े पैमाने पर बेरोजगारों की जो फौज तैयार हो गई है पूरे भारत में। तो आपके अनुसार बेरोजगारी को लेकर होना चाहिए, गरीब उत्थान को लेकर होना चाहिए? मेरा ये कहना है कि भारत की बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर हम काम करेंगे और गरीबों के उत्थान के लिए काम करेंगे, जो मुख्य रूप से ये भारत के आर्थिक विकास में ये बहुत बड़ी संरचनात्मक ये विकास की ओर अवसर हो सकता है। अगर इस पर पूरे भारत सरकार जो बजट पास हो रहा है उस पर ध्यान दे, किसानों के लिए ध्यान दे और जो बेरोजगार है उस पर ध्यान दे, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगी। हमारे पास और भी कुछ लोग हैं, जानने का प्रयत्न करें। क्या नाम है आपका? शंभुनाथ। समूह किस तरह का बजट होना चाहिए केंद्र सरकार जो पेश किया है? बजट तो केंद्र सरकार में विविधता का होना चाहिए, डाइवर्सिटी का होना चाहिए, ताकि हर वर्ग के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता होनी चाहिए, तब अन्य हर वर्ग का उत्थान हो सकता है। और भी क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमसुद्दीन अंसारी है। हम तो ये कहेंगे कि जो भी सरकार बजट पेश कर रही है, तो जो आयकर विभाग के जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए
कुछ छूट योगदान करे। जैसे ठेले और जो है पटरी व्यवसायी को जो यूपीआई से पेमेंट लेते हैं तो ईयरली 7 लाख में से एवब हो जाता है और वो टैक्स के श्रेणी में आ जाते हैं। इस पे सरकार ध्यान नहीं देती है। केवल सरकार को ध्यान है तो हिंदू मुस्लिम धार्मिक चीज़ों पे इस पे ध्यान न देते हुए रोजगार के मुद्दे पे दे। और आत्मनिर्भर भारत जो बोलती है सरकार, ये सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि जो 5 किलो राशन दे करके लोगों को विकलांग बना रही है, ये बताइए कहाँ का है, ये कहाँ का आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर मतलब ये होता है हर लोग अपने स्वेच्छा से कमा करके अपनी जीविका चला सके। आज के डेट में ग्रेजुएट लोग कितने रोड पे घूम रहे हैं आप बताइए, उसके लिए सरकार कुछ की है? यही क्या होना चाहिए आपके अनुसार? हमारे अनुसार ये होना चाहिए, टैक्स की श्रेणी को बढ़ाया जाए, जो मध्य वर्ग के लोगों को, निचले वर्ग के लोगों को लाभ मिले और रोजगार पे काम करे, जातिवादिता खत्म हो। रोजगार कम करें जी। और भी कुछ लोग हैं जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार टंडन है, मैं सिविल कोर्ट देवरे में अधिवक्ता हूँ। और सर मेरा कहने का मतलब ये है कि इस भारतीय जनता पार्टी में अभी तक नवयुवक को लेके अभी तक ना कोई श्रेणी बनाई गई है कि किसके अनुसार बच्चों को, जो बच्चे जितने भी अभी तक कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे बीए बीएड कर बेरोजगार होकर ठेले के काम कर रहे हैं, इधर उधर अपना काम कर रहे हैं, ये सब एकदम निकम्मी सरकार हो गई है। हम नवयुवक का पीड़ा भी कोई नहीं समझ पा रहा है। इनको बस एक हिंदू और मुस्लिम का धर्म के बांटना, किसी मस्जिद के नाम पर बांट देना, लेकिन कभी कोई शिक्षा के कोई भी शिक्षा की तरफ ना कोई ध्यान दे रहा है और ना कोई शिक्षा की तरफ आगे बढ़ने को कोई आगे। बजट पेश हो रहा है, उसमें क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह ये रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो शिक्षक जो बच्चे हैं, उन लोगों को कम से कम नौकरी के लिए या फिर किसी ऐसा अनुदान दे जिसमें हम बच्चों को ले पढ़ने के लिए, शिक्षा विभाग में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो रास्ता निकले हम लोग के लिए। ऐसा कोई हो ही नहीं, जिसको कोई ऐसा पहल भी नहीं आ रही जिसको हम उसको देख के आगे बढ़े, इसको देख के कोई काम नहीं कर, उसमें कोई ऐसा कोई काम नहीं है। सरकार बहुत क्या नाम है आपका? राकेश कुशवाहा रोके। जो बजट पेश हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हमारी अपेक्षा बजट में यह है कि अधिवक्ता समाज के लोग शोषण और गरीबों के लिए खड़े रहते हैं और सरकार, ये सरकार चाहे कोई भी सरकार है, इन अधिवक्ताओं के लिए कभी कुछ किया नहीं। और हमारी मांग ये है कि कम से कम जो अधिवक्ता हैं उनको सामूहिक बीमा, ये सब चीज़, क्योंकि अधिवक्ता हमेशा से वंचित रहा इस सब चीज़ों से, सबके लिए लड़ता है लेकिन अपने अधिकार के लिए बेचारे उसको अधिवक्ता कुछ नहीं मिलता है। तो सरकार से मेरी मांग यही रहेगी वो अधिवक्ताओं के लिए एक फंड बनाए और उसमें सामूहिक विवाह सभी पूरे देश के अधिवक्ताओं के लिए करें। आपके अनुसार अधिवक्ताओं के लिए बजट होना चाहिए? होना बिल्कुल होना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करें। सर क्या चाहते हैं, क्या रहा है बजट में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो प्रदेश और देश की स्थिति है, ये पूरी तरह से मतलब अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं लोग। ये जाति और धर्म को लेकर के विशेष तौर पर मतलब उस पर ये लोग अपना क्या होना चाहिए? बजट जो पेश हो रहा है उसमें क्या विशेष होना चाहिए? बजट सभी वर्ग के लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करना चाहिए। इसमें शिक्षा और रोजगार को लेकर के सभी वर्ग के लोगों को उत्थान के लिए होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश होने वाला है, इस पे विचार जानने के लिए हम देवरिया के राघव नगर में एक चाय की दुकान पे हैं। जब बजट हो और राजनीति संबंधी चाहे देश संबंधी विकास हो और चाय पे चर्चा न हो तो बात कैसे पूरी होगी? इसी बात को जानने के लिए और क्या जनता की राय है देवरिया में, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इसे आप जानने से प्रयास करेंगे कि क्या होना चाहिए जो आगामी बजट पेश हो रहा है। सर क्या नाम है सर आपका? दीनानाथ जायसवाल। दीनानाथ जी, जो बजट पेश होने वाला है क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? बजट में मेरे ख्याल से तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बजट का आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में जितना गवर्नमेंट और बजट का आवंटन करे, आम जनता के लिए ज़्यादा ये लाभदायक होगा। दूसरी तरफ रोजगार के क्षेत्र में जो सरकारी डाटा है और जो जमीनी हकीकत है, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि पेपर में ही इतने रोजगार कर रही, इतनी नौकरियां बांटी, ये कर दी वो कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ नहीं है। आउटसोर्सिंग, संविदा और तमाम तरह के शोषण
सोशल वाले तरीके अपना के सरकार अपना पल्ला झाड़ ली है और आम आदमी खासकर मिडिल क्लास और शिक्षित वर्ग के लिए अवसर सिमटते जा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं सर, क्या कहना सर चाहेंगे जो आगामी जो बजट पेश कर रहा है? सबसे बड़ी बात कि सरकार मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे बिल्कुल ही फोकस्ड नहीं है। मिडिल क्लास महंगाई की मार झेल रहा है और लोअर क्लास उस महंगाई में और भी ज़्यादा तबाह है। गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपर क्लास के लिए काम करना है, मिडिल क्लास के लिए काम करना है या लोअर क्लास के लिए काम करना है। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बना रही है वो समझ से परे है। मिडिल क्लास के समझ में तो है ही नहीं है। मिडिल क्लास को कहीं से कोई विशेष लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। हॉस्पिटल्स बन गए हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आप हॉस्पिटल्स में जाइए, इमरजेंसी में लोग सीधे के सीधे मेडिकल कॉलेज देवरिया से ट्रांसफर होते हैं। मैं देवरिया का रहने वाला हूँ, तो यहाँ अगर किसी इमरजेंसी में जाते हैं तो ये जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं यही दवा कर रहे हैं। सीनियर फैकल्टी आती नहीं है, वो पढ़ाएगी और घर ही रहेगी, जूनियर फैकल्टी ही रहती है। और इमरजेंसी सेवा का तो बस एक ही हाल है, रेफर टू मेडिकल कॉलेज। तो समझ में नहीं आता है कि इमरजेंसी सेवा देवरिया मेडिकल कॉलेज में किस लिए बना है। और आप ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा रहे हैं उसके लिए जो बजट आवंटन कर रहे हैं, या अभी आपको और, मुझे तो लगता है अभी आपको और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बजट बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिडिल क्लास इससे लाभान्वित होता दिख नहीं रहा है। आंकड़ों में दिख रहा होगा, जमीनी हकीकत से या तो सरकार रूबरू नहीं है या जमीनी हकीकत से आंख फेरने पे आमदा है। गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, रोजगार कहीं उपलब्ध नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उसके बजट का हो क्या रहा है, उसको कितना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने चाहिए। वो उलूल जुलूल पॉलिसी लेकर के आती है। जैसे अभी आप यूजीसी देखिए, उसको कौन सी पॉलिसी लानी है, 4 प्रोफेसर की नियुक्ति करनी है 10 साल में, उसमें भी उनको यूजीसी ले आना है ताकि जनरल ओबीसी आपस में मरते रहें और ये हिंदू मुस्लिम यही सब करते रहें। कोई और इनके पास वैधानिक पॉलिसी है ही नहीं। कहाँ बजट इनको बढ़ाना है? इनके बजट से सिर्फ अपर क्लास लाभान्वित हो रहे हैं, बिजनेस क्लास लाभान्वित हो रहे हैं। जो धनी है वो धनी होता जा रहा है। हमको समझ में नहीं आता है कि आइंस्टीन का कौन सा समाजशास्त्र की किताब ये नेता पढ़े हैं। इन्होंने या तो आइंस्टीन को पढ़ा नहीं है, ये केवल आइंस्टीन को एक समाज मतलब वो साइंटिस्ट के तौर पे जानते हैं। ये जानते ही नहीं कि उनकी एक समाजशास्त्र की किताब भी है जो फोकस करती है कि दुनिया में 2 ही मेन जातियां हैं, एक अमीर है एक गरीब है, और आपको इन्हीं 2 जातियों पे फोकस करके आपको सेंट्रल्ड पॉलिसी बननी चाहिए। आप लोगों को जातियों में उलझा के रखे हैं, हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखे हैं। जो पॉलिसी आपको अपनानी चाहिए वो है नहीं। आपकी पॉलिसी या आपका बजट वो अमीर फोकस्ड ज्यादा है, गरीब फोकस्ड है ही नहीं। इसलिए आपको जरूरत है, मैं चाहूंगा कि नेता आइंस्टीन का समाजशास्त्र पढ़ें अगर उन्हें नेतागिरी करनी है, और अपने पॉलिसी को आइंस्टीन के समाजशास्त्र के अनुसार बनाएं जो गरीब सेंटर्ड हो, अमीर सेंटर्ड ना हो। क्योंकि जब तक हम अमीर और गरीब को एक स्थान पे नहीं लाएंगे, ये सारी चीजें ये नाटक है कि आप एक जगह एक बार आते हैं तो इसकी बजट बढ़ाते हैं, उसका बजट बढ़ाते हैं और ग्राउंड स्तर पे वो सुविधाएं दिखती नहीं है। मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र का आपको हाल बताया, 6 मेडिकल कॉलेज अभी अभी इन्होंने बनवा रखे हैं, लेकिन वहाँ की सुविधाएं देखिए। आप जाकर के मरीजों से इमरजेंसी में पूछ लीजिए, या इमरजेंसी में रेफर्ड मरीजों का आंकड़ा आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से मंगवा लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में यही हाल है, एक वैकेंसी आ नहीं रही है। अगर कोई वैकेंसी आ भी गई तो उसमें पेपर लीक होता है। रोजगार ये देंगे नहीं और महंगाई ये बढ़ाते रहेंगे। तो सवाल ये है कि वो महंगाई का मार्ग आप रोजगार दे नहीं रहे हैं और आपकी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो फिर वो महंगाई बैलेंस कहां से करेगा मिडिल क्लास और आम आदमी? तो आप अपनी पॉलिसी को शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को बढ़ाइए, अपने पॉलिसी को गरीब सेंटर्ड कीजिए, और आप देखिए कि आप ज्यादा ज्यादा रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे और कैसे दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग से आप रोजगार दे रहे हैं, तो आउटसोर्सिंग का हाल यह है कि वहां भी लोगों को लाख रुपए घूस दे करके नियुक्ति लोग पा रहे हैं। आप कौन सी कंपनियों को ठेका दे रहे हैं, कैसे ठेका दे रहे हैं, कौन सी पॉलिसी अपना रहे हैं? बस आंकड़ों में आपका सारा का सारा रोजगार है। बाकी लोग तो जैसे सरकारी नौकरी के लिए तबाह थे वैसे ही आउटसोर्सिंग के लिए तबाह है। तो आंकड़ों से आप खुश हैं।
केंद्र सरकार द्वारा आम बजट पेश होने वाला है और इस बजट को लेकर पूरे देश प्रदेश में चर्चाएं हैं। इस चर्चाओं के क्रम में हम देवरिया के इसमें जिला पंचायत में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या है। सर, क्या नाम है आपका? अंबिकेश पांडे नाम है। अंबिकेश जी, किस तरह का बजट होना चाहिए केंद्र सरकार जो पेश कर रही है? केंद्र सरकार जो बजट पेश करने वाली है, उम्मीद है कि नौकरी सृजन के मार्ग और बढ़ाएगी और बुनियादी ढांचे जो है उसको मजबूत करने के लिए बजट में कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान लाएगी। और क्या होना चाहिए? मेरी नज़र में दो मुख्य चीजें हैं। एक तो रोजगार का सृजन और हो रहा है, लेकिन और व्यापक हो, इसको और बढ़ाया जाए और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए जिससे देश का विकास हो। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीपी सिंह सैंथवार है। मैं प्रदेश सह संयोजक भाजपा उत्तर प्रदेश। सर, जो केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है, सर क्या होना चाहिए बजट में? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले कई सालों से जो बजट पेश कर रही है, वो देश की जनता को देखकर ही वो बजट पेश करती है। ग्रामीण जनता, किसान, मजदूर या जो अंतिम व्यक्ति है, उसके फायदे को देखते हुए हमारी सरकार बजट पेश करती है। अभी जो आप कह रहे हैं कि जो 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है, हमारी वित्त मंत्री माननीय सीतारमन जी जो है, निर्मला सीतारमन जी जो है, वो बजट पेश प्रस्तुत करेंगी। उनके सहयोग में हमारे पंकज चौधरी जी वित्त राज्य मंत्री हैं, वो प्रस्तुत करेंगे। उनके ध्यान में ये है, हमारी सरकार ये देखिए कि अभी जी राम जी एक कार्यक्रम हमारे देश को दिया है। इसमें जो है ग्रामीण जनता के लिए, ग्रामीण जनता अपने ग्राम सभा में वहाँ का प्रधान और वहाँ की जनता ही मिल करके कार्यक्रम बनाएगी। कोई भी ऊपर से उनके ऊपर थोपा नहीं जाएगा कि ये आप अपने गांव में प्रगति करिए। उसके लिए बजट हमारी सरकार दे रही है, जिसका नाम पहले मनरेगा था, पहले अब जो है जी राम जी के नाम से ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण जनता के लिए। हो गया नहीं, बजट उसमें वो जो बजट होगा ग्रामीण जनता के लिए, वो सीधे उनके पास आएगा और वो अपना विकास गांव में खुद करेंगे। उनके साथ जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या होना चाहिए केंद्र सरकार का बजट पेश किया जाना है? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार की जो पिछले बजट हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए तो काम कर रही है सरकार, लेकिन एक प्रश्न जो आज भी अनुत्तरित है कि मध्यम वर्ग जो है वो उपेक्षित पहले भी रहा है, आज भी है। और एक प्रश्न और मैं आपके इस माध्यम से पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि जो आय करदाता है इस देश का, वह आय करदाता यह जानना चाहता है कि इस गाढ़ी पसीने की कमाई जो इनकम टैक्स के रूप में और जीएसटी के रूप में आप ले रहे हैं, क्या बिहार और विभिन्न प्रांतों में ये 10,000 20,000 रुपया योजनाओं में बांट करके, रेवड़ी बांट करके सरकार बनाना लक्ष्य होना चाहिए, या उस पैसे की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? सरकार यह बतावे कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, इससे मैं सहमत हूँ। नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, सड़कों का काम चल रहा है, बिजली का काम चल रहा है, लेकिन जो मध्यम क्लास है वह आज भी ठगा सा महसूस कर रहा है। रेवड़ी बंद होना चाहिए, रेवड़ी बंद होनी चाहिए, क्योंकि यह बड़े पसीने की कमाई है। एक नौकरी, मैं व्यक्तिगत रूप से माध्यमिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और हमारे शिक्षक और कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि जो एक आम आदमी 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, न उसके पास आयुष्मान कार्ड है, न तो उसके पास कहीं टोल फ्री होकर के चलने की, हर जगह एक ही पैसे पर जो इनकम टैक्स दे देता है। मैं वेतन का 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स साल में देता हूँ, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको जब लेके चलता हूँ, घर से शुरू करता हूँ, तो हर जगह टैक्सेशन ही देता हूँ।
तो कमोबेश यह तो वही स्थिति हो गई कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो एक किसान अगर 1 रुपया लेके चलता था तो घर जाते जाते वह रुपया 15 पैसा हो जाता था। बीच में 85 पैसा जो है वो टैक्सेशन और विभिन्न मदों में दे देता था। यहाँ तक कि जो रास्ते में पुल पुलिया पड़ते थे उस पुल पुलिया पर भी वह 1 पैसा 2 पैसा टैक्स देता था। यहाँ तक कि जमींदार के घर जो रोटी सेकने का वो अलाव होता है वह अपना आटा लेके जाता था, उसमें भी टैक्स देता था। तो यह जो टैक्सेशन है इस पर विराम लगना चाहिए और इनकम टैक्स पेई को और ज्यादा रिलीफ मिलनी चाहिए। सरकार बढ़िया काम कर रही है और अच्छा काम हो रहा है और विकास भी योजनाएं सरकार ला रही है और इसी साथ साथ और भी सुधार की आवश्यकता है। इस तरह की बातें सामने आई हैं यहाँ पे जिला पंचायत में, जहाँ परिषद में है वहाँ पे लोगों का कहना है। सुनील शर्मा, प्राइम न्यूज़, देवरिया।